हमेशा याद रखो, इकोसिस्टम एक ओपन सिस्टम होता है। ओपन सिस्टम का मतलब वो सिस्टम जहां पे मैटर और एनर्जी दोनों का एक्सचेंज हो। इकोसिस्टम कंप्लीट हो सकता है या फिर इनकम्प्लीट। कंप्लीट मतलब जहां पे प्रोड्यूसर इन्वॉल्व हो पूरे स्टार्टिंग से। यहाँ पे जो लाइट एनर्जी है, जो ऊपर के छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म है, छोटी छोटी मछलियां, वो जो नीचे जाएंगी, वो जब नीचे जाएंगी ना, तो वो क्या करेंगी। इकोसिस्टम की बात करें, चलिए भाई शुरू करते हैं। फूल और आग, क्या बात है ना, फूल और आग। अच्छा, ये वाली तो बात आ रही होगी, अभी तक फूलों वाली कंडीशन में थे, जो चाह रहे थे सब मिल रहा था, अब फायर की कंडीशन में आना पड़ेगा, है ना। वो वाला डायलॉग नहीं है, फ्लावर समझा था क्या, अभी तो फाइनल बाकी है ना, फायर वाली कंडीशन बाकी है। चलो इकोसिस्टम की बात करते हैं। हमेशा याद रखो, इकोसिस्टम एक ओपन सिस्टम होता है। ओपन सिस्टम का मतलब वो सिस्टम जहां पे मैटर और एनर्जी दोनों का एक्सचेंज हो, तो ऐसे सिस्टम को हम क्या बोलेंगे, ओपन सिस्टम बोलेंगे। यहाँ पे आप स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट बोल सकते हो इकोसिस्टम को। ये सेल्फ सस्टेनिंग होगा, यहाँ पे बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर इंटरेक्ट कर रहे होंगे, याद रखना। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। यहाँ पे बायोटिक फैक्टर में आप क्या देखोगे, बायोटिक फैक्टर में आप क्या देखोगे, फूड चेन के कंपोनेंट जैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं। बायोटिक एबायोटिक इंटरेक्शन जैसे टेम्परेचर, लाइट का भी इफेक्ट पड़ता है। यहाँ पे आप क्या देखोगे, इकोसिस्टम के कुछ फंक्शन होते हैं, जैसे प्रोडक्टिविटी, डिकम्पोजिशन, एनर्जी फ्लो और बायोजियोकेमिकल साइकिल। आप जो इकोसिस्टम है वो नैनो लेवल पे, ड्रॉप जैसे, माइक्रो लेवल पे जैसे पॉन्ड, मैक्रो लेवल जैसे रिवर और मेगा लेवल जैसे ओशियन लेवल पे भी समझ सकते हो। अच्छा, इकोसिस्टम को स्ट्रक्चरल यूनिट क्यों बोलते हैं, क्योंकि किसी भी इकोसिस्टम में आप क्या देखोगे, एक इनपुट सिस्टम होगा जहां पे प्रोड्यूसर एनर्जी दे रहे होंगे, वो एनर्जी ट्रांसफर हो रही होगी ट्रॉपिक लेवल पे, और फाइनली यहाँ पे डिकम्पोजर उस एनर्जी को या फिर उन मिनरल को डिकम्पोज आउट कर देते हैं, राइट। अर्थ को अगर हम एक ग्लोबल इकोसिस्टम माने तो उसको एक साथ पढ़ना तो आसान नहीं है। आप क्या करते हो, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर देते हो, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम और एक्वेटिक। टेरेस्ट्रियल में आप देखते हो डेजर्ट, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, क्रॉप फील्ड होंगे। एक्वेटिक में पॉन्ड, रिवर, ओशियन और एक्वेरियम होंगे। ये एक्वेरियम और क्रॉप फील्ड क्या होते हैं, मैनमेड कहलाते हैं, आर्टिफिशियल कहलाते हैं। इकोसिस्टम कंप्लीट हो सकता है या फिर इनकम्प्लीट। कंप्लीट मतलब जहां पे प्रोड्यूसर इन्वॉल्व हो पूरे स्टार्टिंग से। जैसे पॉन्ड का जो सरफेस आप देखोगे, पॉन्ड में नीचे तक आप क्या देखते हो, लाइट जाती है नीचे तक। यहाँ पे क्या इन्वॉल्व होंगे, प्रोड्यूसर इन्वॉल्व होंगे। देखो ये भी क्या हो रहा है, हीट ले रहा है, मगर कोई दिक्कत नहीं, अपन नहीं मानेंगे, ये भी हीट ले रहा है, राइट। कंप्लीट वो होगा, कंप्लीट इकोसिस्टम वो होगा जहां पे प्रोड्यूसर इन्वॉल्व होंगे। जैसे लाइट नीचे तक जा रही है इसमें छोटे वाले पॉन्ड में, तो यहाँ पे प्रोड्यूसर नीचे तक होंगे, और वो ये कंप्लीट इकोसिस्टम होगा। बड़े बड़े समुद्र में जहाँ पे बहुत गहराई होती है, जहां तक लाइट ही नहीं पहुंच पाती, तो वहां पे लाइट नहीं होगी तो प्रोड्यूसर नहीं होंगे। प्रोड्यूसर नहीं होंगे तो वहां पे जो सिस्टम चल रहा होगा वो इनकम्प्लीट इकोसिस्टम होगा। यहाँ पे जो लाइट एनर्जी है, जो ऊपर के छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म है, छोटी छोटी मछलियां, वो जो नीचे जाएंगी, वो जब नीचे जाएंगी ना, तो वो क्या करेंगी, वो नीचे जाके ऑर्गेनिक मैटर को प्रोवाइड करेंगी। तो ऐसे सिस्टम को इनकम्प्लीट सिस्टम बोलेंगे। पुष्पा सोएगा नहीं साला। वेरी गुड, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे, जब तक सिलेबस पूरा नहीं होगा ना, जब तक पूरी बायोलॉजी आज खत्म नहीं कर लेंगे। प्रण ही यही था कि पूरी बायोलॉजी एक दिन में खत्म करनी है, ठीक है। वेरी गुड, यही हमारी तो वो थी ना, शपथ ली थी ना। हाँ, बेचारा बहुत देर से चल रहा है, कोई बात नहीं, चलने दो, है ना। इसको भी दौड़ाते हैं, हम भी तो मेहनत कर रहे हैं ना, इसको भी करनी चाहिए। प्राइमरी प्रोडक्शन वाले टॉपिक कंफ्यूजन है बेटा, मैं जरूर अभी समझाऊंगा, बहुत बारीकी से समझाऊंगा। नहीं समझ में आए मेंशन करना, 2-3-4 बार समझाऊंगा। चलो आगे देखो, स्ट्रेटिफिकेशन क्या होता है, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीसीज। जैसे एक जंगल में जाओ तो बड़े बड़े पेड़ ऊपर होंगे, उसके नीचे उससे छोटे होंगे, और नीचे झाड़ियां होंगी और नीचे ग्रास होंगी, तो ये क्या है, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन देख रहे हो, इसी को स्ट्रेटिफिकेशन बोलते हैं। पॉन्ड इकोसिस्टम को हम इथॉस बोलते हैं, इथॉस मतलब आत्मा। यहाँ पे आप क्या देखोगे, प्रोड्यूसर भी होंगे जैसे प्लांट, हर्ब, प्लैंकटन, और यहाँ पे कंज्यूमर भी होंगे जैसे इंसेक्ट, बैक्टीरिया, फंगस एसेट्रा, राइट। इसमें मैंने अभी बताया था, इसके फंक्शन में आप क्या देखोगे, यहाँ पे आपको प्रोडक्टिविटी देखने को मिलेगी, राइट। यहाँ पे क्या देखने को मिलेगी, प्रोडक्टिविटी देखने को मिलेगी। यहाँ पे डिकम्पोजिशन, एनर्जी फ्लो देखने को मिलेगा। एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले प्रोडक्टिविटी की बात करते हैं। चलो ध्यान से सुनना बेटा, अभी तुम पूछ भी रहते हैं ना, ध्यान से देखो। प्रोडक्शन में बात करें तो प्राइमरी प्रोडक्शन क्या होता है कि अमाउंट ऑफ बायोमास पर यूनिट एरिया। ये क्या है, प्रोडक्शन अलग है, प्रोडक्टिविटी अलग है। प्रोडक्शन क्या है, अमाउंट ऑफ बायोमास पर यूनिट एरिया। इसकी यूनिट क्या होगी, किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर या ग्राम पर मीटर स्क्वायर। इसको एनर्जी के टर्म में किलो कैलोरी या फिर वेट के टर्म में, ग्राम के टर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होती है बेटा, अमाउंट ऑफ बायोमास पर यूनिट एरिया
पर यूनिट टाइम लगा दोगे प्रोडक्टिविटी हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर पर ईयर होगा, ग्राम पर मीटर स्क्वायर पर ईयर होगा, राइट। तो पर ईयर जब बात करोगे तो प्रोडक्टिविटी हो जाएगी। अच्छा, प्रोडक्टिविटी जो होती है प्रोड्यूसर के लेवल पे दो तरीके से मेंशन करेंगे, कौन सी? ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो प्रोड्यूसर के लेवल पे आप क्या देखोगे? ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होगी, नेट होगी। ग्रॉस में क्या होगा? टोटल बायोमास प्रोड्यूस पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, इसको हम क्या बोलेंगे? ग्रॉस। नेट में क्या होगा? रेस्पिरेशन में आप देखते हो ना कि रेस्पिरेशन में ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करके एटीपी बनाते हैं, तो प्लांट में भी वो होता है, तो वहां पर रेस्पिरेशन में एनर्जी थोड़ी कम होती है, ग्लूकोज थोड़े खर्च होते हैं, तो उस एनर्जी को जब घटा दोगे तो ग्रॉस में से तो क्या बचेगी? नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। और नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ही अवेलेबल और विजुअल प्रोडक्टिविटी होती है अगली वाली जनरेशन के लिए, अगले वाले लेवल के लिए। यहाँ पे नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कभी भी क्रॉस से ज्यादा नहीं हो सकती, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ग्रॉस के बराबर भी नहीं हो सकती। नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जीरो जरूर हो सकती है, जहां पे जीरो होगी तो नो ग्रोथ की कंडीशन यहाँ पे अवेलेबल होगी, ठीक है। जैसे ऐसे समझो कि 300 किलो का एक पौधा था, राइट, उसने 100 केजी अपना बायोमास बढ़ाया, 100 केजी में से 20 केजी उसने रेस्पिरेशन में निकाल दिया, तो उसका नेट कितना बढ़ा? 380 वो हो गया, राइट। तो ये क्या कहलाएगा? नेट की कंडीशन कहलाएगी। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी आप क्या देखोगे? प्लांट में मिलेगी। सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी कहां पे होगी? हर्बीवोर में। अब प्राइमरी प्रोडक्टिविटी का जो हर्बीवोर होंगे, जो जितना खाएंगे वो पार्ट, उसको हम बोलेंगे सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। तो अमाउंट ऑफ बायोमास इंक्रीज बाई प्राइमरी कंज्यूमर, नो कंसेप्ट इंक्रीज बाय सेकेंडरी कंज्यूमर, या हाँ प्राइमरी कंज्यूमर बोलो या सेकेंड ट्रॉपिक लेवल बोलो, यहां पे कोई कंसेप्ट नहीं होगा नेट और ग्रॉस का, तो इसको हम बोलेंगे सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। जहां पे आप क्या देखते हो? जो प्राइमरी कंज्यूमर है उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है, सही है। अब आप देखो फैक्टर अफेक्टिंग प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में क्या आएंगे? हैबिटेट, प्लांट्स और एबायोटिक फैक्टर। जब आप कंपैरिजन करोगे, कंपैरिजन ऑफ प्राइमरी प्रोडक्टिविटी का कंपैरिजन करोगे तो आप देखोगे 70% वाटर है, 30% टेरेस्ट्रियल कंडीशन है, फिर भी 115 बिलियन टन टेरेस्ट्रियल पे बन रहा है और 55 बिलियन टन कहां पे बन रहा है? वाटर में बन रहा है। टोटल कितनी है प्रोडक्टिविटी? 170 बिलियन। यहां पे देखोगे टेरेस्ट्रियल प्रोडक्टिविटी में आप क्या देखोगे? सबसे ज्यादा ट्रॉपिकल आएंगे आगे, फिर टेम्परेट, फिर ग्रासलैंड, फिर डेजर्ट आएंगे। एक्वेटिक में सबसे ज्यादा कोरल प्रोडक्टिविटी देती है, फिर एस्चुरी देती है, फिर टेम्परेट और फिर ट्रॉपिकल, राइट। आर्टिफिशियल में मैक्सिमम शुगर केन फील्ड जो होते हैं वो प्रोडक्टिविटी शो करते हैं। इज इट क्लियर बेटा? एलेंटाइज समझ में आया बेटा? प्राइमरी प्रोडक्शन समझ में आया? डिकम्पोजिशन देखो, ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सबस्टेंस इनटू सिंपल इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन। यहाँ पे डेट्राइटस डेड ऑर्गेनिक वेस्ट होगा और डेट्राइटिवोरस जैसे अर्थवर्म। इसकी स्टेप जरा याद रखो। स्टेप में क्या है? सबसे पहले फ्रेगमेंटेशन, फिर कैटाबॉलिज्म और लीचिंग। लीचिंग में क्या होता है कि ये जो ब्रेक डाउन कंपोनेंट होते हैं वो बहुत तेजी से ब्रेक होते हैं, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस यहाँ से रिलीज होते हैं, वो एकदम अर्थ की डेप्थ में चले जाते हैं, वो प्लांट के लिए अवेलेबल नहीं होते। फिर कैटाबॉलिज्म के बाद बनता है ह्यूमस। ह्यूमस में आप क्या देखते हो? ह्यूमिफिकेशन होगा और फिर उसका मिनरलाइजेशन होगा, मिनरलाइजेशन से वो प्लांट के लिए अवेलेबल हो जाएगा। ह्यूमस जो होता है ब्लैक एमॉर्फस रिजर्वॉयर होता है जो प्लांट के लिए अवेलेबल है। इज इट क्लियर? इतना समझ में आया? तो ये आपने बात की डिकम्पोजिशन की। अब डिकम्पोजिशन में आप थोड़ा सा और समझ लो कि कौन कौन से फैक्टर है जो डिकम्पोजिशन को अफेक्ट कर रहे हैं। जैसे लो टेम्परेचर स्लो डिकम्पोजिशन, ऑक्सीजन है तो फास्टर डिकम्पोजिशन, ह्यूमिडिटी है तो स्पोर फॉर्मेशन ज्यादा होगा, डिकम्पोजिशन ज्यादा होगा। केमिकल नाइट्रोजन और वाटर अगर ज्यादा है तो आप देखोगे डिकम्पोजिशन ज्यादा होगा। अगर काइटिन और लिग्निन है तो डिकम्पोजिशन स्लो होगा। इस पे क्वेश्चन भी बने हुए हैं कई बार। जरा फूड चेन की बात करो। फूड चेन दो तरीके की होंगी, ग्रेजिंग और डेट्राइटस। ग्रेजिंग फूड चेन जो होंगी, ग्रेजिंग फूड चेन में आप क्या देखोगे? ये वाटर में ज्यादा होंगी। ग्रेजिंग फूड चेन कहां पे होंगी? वाटर में ज्यादा होंगी। और डेट्राइटस फूड चेन जमीन पे ज्यादा होगी। क्योंकि डेट्राइटस फूड चेन जमीन पे ज्यादा क्यों है? क्योंकि जमीन पे प्रोड्यूसर ज्यादा है। प्रोड्यूसर ज्यादा है तो वो प्रोड्यूसर मरेंगे तो डेट्राइटस उस पे खाएंगे, डेट्राइटस ही तो खाएंगे। पानी में प्रोड्यूसर ही बहुत कम है तो प्राइमरी कंज्यूमर ही उनको खा जाता है, तो मरे हुए जो प्रोड्यूसर है वो बचते ही नहीं है, वो बच ही नहीं रहे। तो इसीलिए क्या देख रहे हो? वहां पे ज्यादा खाया जा रहा है तो ग्रेजिंग फूड चेन, राइट। प्रोड्यूसर को मैक्सिमम खा लिया जाता है, इसीलिए ग्रेजिंग फूड चेन। जमीन पे क्या होता है? प्रोड्यूसर इतने सारे पत्ते इतने सारे हैं कि सारे के सारे एनिमल उन पत्तों को खा ही नहीं पाते, मैक्सिमम वो डिग्रेड होते हैं, तो वहां पे क्या होगा? डेट्राइटस चेन काम करेगी। जागते रहो, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। ये किससे स्टार्ट होते हैं? डेड से स्टार्ट होते हैं, मोर ऑन लैंड होगा। एनर्जी फ्लो यूनिडायरेक्शनल होता है, 10% एनर्जी का फ्लो होता है। टोटल बायोमास जो फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल पे है उसको हम ट्रॉपिक, आप उसको क्या बोलते हैं? स्टैंडिंग क्रॉप बोलते हो, सही है? सही है ना?
चलो आगे देखो, एनर्जी फ्लो की बात करें तो सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी एक्सेप्ट हाइड्रोथर्मल वेंट। हाइड्रोथर्मल वेंट में क्या देखते हो, अर्थ का मैग्मा आता है, वो एनर्जी प्रोवाइड करता है। टोटल सनलाइट 2 to 10% होती है फोटो एक्टिव रेडिएशन की। प्रोड्यूसर जो एक्वेटिक में है वो एल्गी फाइटोप्लैंक्टन है, टेरेस्ट्रियल पे हर्बशर्प ट्री है, ठीक है। एनर्जी फ्लो को सपोर्ट किया गया है फर्स्ट एंड सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के थ्रू भी। अगर आप एनर्जी फ्लो की बात करोगे तो यहां पे आप देखते हो कि फूड चेन इन्वॉल्व होगी, फूड वेब इन्वॉल्व होगी और ट्रॉफिक लेवल भी इन्वॉल्व होगी। फूड चेन क्या होती है, इंटरलिंक ट्रॉपिक लेवल। फूड वेब क्या है, इंटरलिंक फूड चेन। और ट्रॉफिक लेवल क्या है, फंक्शनल रोल ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म इन टर्म ऑफ न्यूट्रिशन। तो आप क्या देखते हो, उनको ट्रॉपिक लेवल बोलते हो। तो ये आपने क्या देखा, फूड चेन फूड वेब के बारे में। अब फाइनली हम बात करते हैं इकोलॉजिकल पिरामिड की। पिरामिड की बात करें तो आप क्या बोलते हो, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है मेंबर ऑफ फूड चेन इन टर्म ऑफ बायोमास, एनर्जी एंड नंबर। यहां पे आप क्या देखोगे, इंपॉर्टेंट क्या है कि ऑल मेंबर ऑफ फूड चेन शुड काउंट। यहां पे इंपॉर्टेंट क्या है, बेस हमेशा प्रोड्यूसर होगा। इंपॉर्टेंट क्या है, ड्रॉ करेंगे हम एक्वेटिक के लिए, ग्रासलैंड के लिए और फॉरेस्ट के लिए। ड्रॉबैक क्या है कि ग्रेजिंग फूड चेन यहां पे इन्वॉल्व होंगी मगर डेट्राइटस फूड चेन इन्वॉल्व नहीं होंगी। एक मेंबर सिर्फ मोर देन एक से ज्यादा नहीं काउंट हो पाएगा, एक मेंबर एक लेवल पे काउंट होगा। नॉट फॉर फूड वेब के लिए नहीं है। और यहां पे सेप्रोफाइट्स होते हैं उनको नहीं इन्वॉल्व किया गया। सुनती नहीं, चिल्लाना पड़ता है सर। डेट्राइटस तो एनिमल एंड प्लांट दोनों का हो सकता है। हाँ, यही बहुत प्यारा कंसेप्ट है बेटा, समझ लोगे तो खुश हो जाओगे। देखो मैं समझाता हूं, मैंने क्या बोला, ग्रेजिंग फूड चेन पानी में ज्यादा होती है, डेट्राइटस फूड चेन जमीन में ज्यादा होती है। समझो कैसे, पानी में क्या होते हैं प्रोड्यूसर, फाइटोप्लैंक्टन होते हैं। और फाइटोप्लैंक्टन अभी आप देखोगे कि फाइटोप्लैंक्टन का पानी में जो नंबर है वो काफी ज्यादा कम होता है, राइट। प्रोड्यूसर उसमें कंपैरेटिवली कम होते हैं जमीन के अपेक्षा। जमीन पे देखोगे प्लांट कितने सारे हैं, क्या सारे के सारे एनिमल प्लांट को खा पाते, नहीं खा पाते, बहुत सारे प्लांट ऐसे ही बच जाते हैं। तो प्रोड्यूसर का नंबर जमीन पे ज्यादा है। पानी में प्रोड्यूसर क्या है, फाइटोप्लैंक्टन और एल्गी मैक्सिमम, जो छोटी छोटी फिश होती है उसको मैक्सिमम खा जाती है, तो ग्रेजिंग फूड चेन। जमीन पे क्या होता है, प्लांट का मैक्सिमम पार्ट नहीं खा पाते, वो प्लांट मैक्सिमम बच ही जाते हैं, वो जमीन में रहते हैं, जमीन में टूट के गिर जाते हैं। और जमीन में क्या होता है, डेट्राइटिवोरस उसको खाते हैं। तो डेट्राइटस फूड चेन, यहां पे ग्रेजिंग फूड चेन है ना। आया समझ में। करण, जो भी दिक्कत है तुम सेशन के बाद मेरे को बताना, ठीक है, आई विल हेल्प यू। क्लियर है। अब आगे समझो, देखो जरा इनके ग्राफ को देख लो, पिरामिड को जरा देख लो। बस पिरामिड आपको दो के याद रखने, कौन कौन से, एक पिरामिड ऑफ नंबर इन केस ऑफ फॉरेस्ट, राइट, और एक याद रखो पिरामिड ऑफ बायोमास इन केस ऑफ एक्वेटिक। देखो अभी बता रहा था, फाइटोप्लैंक्टन का नंबर पानी में बहुत कम होता है, फिर जू प्लैंक्टन का उससे ज्यादा, फिर फिश का सबसे ज्यादा। तो यहां पे इन्वर्ट कंडीशन मिलेगी, और एक इस वाली कंडीशन में इन्वर्ट मिलेगी, जहां पे एक फॉरेस्ट है उसमें एक ट्री है, एक ट्री पे खूब सारी चिड़िया हैं, और चिड़िया के ऊपर छोटे छोटे जो पैरासाइट है वो और कम और ज्यादा है, ठीक है। तो ये दो कंडीशन में इन्वर्ट कंडीशन मिलेगी, बाकी सब में आपको अपराइट कंडीशन मिलेगी। आया समझ में। चलो बहुत बढ़िया। तो बच्चों यहां पे हमारा ये वाला अध्याय भी खत्म होता है।